हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए चलिए देखिएगा 16 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आइए देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में कि रानी चेन्नम्मा, यानी कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था तो वो रानी चेन्नम्मा ने किया था, या फिर नाना फडणवीस ने। अगला वाला ऑप्शन है अहिल्याबाई होलकर ने, या ऑप्शन नंबर 4 है कि रानी लक्ष्मीबाई ने। तो देखिएगा कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आइए देखिएगा कि अंग्रेजों की जो है तो सर्वोच्चता नीति के संबंध में तो कौन सा कथन जो है तो वो सही होगा। तो देखिए चलिए पहला वाला ऑप्शन है कि इसने जो है तो सब बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है, यानी ये सही है सर्वोच्चता नीति के अंतर्गत, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के अंतर्गत। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। या फिर अगला वाला देखिएगा कि इसने ये घोषित किया, यानी अंग्रेजों ने ये घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। या अगला वाला है कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो देखिएगा कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में तो सबसे जो सही कथन है तो ये है कि जो है कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है तो वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो आइए देखिएगा कि किस पद पर जो है तो आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि वेंकटेश्वर पंथ, यानी वेंकटेश्वर पंथ पर जो है तो आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। या अगला वाला ऑप्शन है कि जगन्नाथ पंथ, या फिर नेक्स्ट है कि विश्वनाथ पंथ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि अमरनाथ पंथ। तो देखिए कि आदिवासी पथ जो है तो ये परिलक्षित होता है जगन्नाथ पंथ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो देखिए कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो किस भाषा से है, यानी कहाँ से है। तो आइए देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध जो है तो बंगाली से है, या फिर असमी से है, या फिर उड़िया से है, या अगला वाला ऑप्शन है कि मैथिली से है। तो देखिएगा कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो ये बंगाली से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। अब अहोम पूछा गया है कि इसके विषय में जो है तो कौन सा एक कथन जो है सत्य नहीं है। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। या फिर अगला है कि अहोम राज्य जो है तो बेगार पर निर्भर था। या नेक्स्ट है कि अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो इसमें नहीं के लिए पूछा गया है कि अहोम के विषय में जो है तो निम्नलिखित कथनों में से तो कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। तो देखिए कि अहोम राज्य जो है तो ये कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। तो ये वाला कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि दुर्ग में, यानी भारत में मुंडा जनजाति जो है तो वो भारत के दुर्ग में निवास करती है, या फिर कुल्लू, या फिर छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, या फिर बस्तर। तो देखिएगा कि भारत में मुंडा जनजाति तो ये निवास करती है छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आप चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखिए, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, या फिर अगला है कि कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, या नेक्स्ट वाला है कि यह लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं, या फिर शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो देखिए कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो है तो शास्त्रीय नृत्यों को 8 मान्य रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिजियोग्राफी संबंधित है। तो आइए देखिए कि हाइजियोग्राफी जो है तो किस चीज़ से संबंधित है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि संत के जीवनी लेखन से, यानी हाइजियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, या फिर शासक की आत्मकथा लेखन से, या फिर संत की आत्मकथा लेखन से, या फिर शासक के जीवनी लेखन से। तो आइए देखिए हाइजियोग्राफी यानी हाइजियोग्राफी किसे कहते हैं। तो हाइजियोग्राफी जो है तो ये संबंधित है संत के आत्मकथा लेखन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। तो देखिएगा सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से क्या अभिप्राय है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, या सेकेंड है कि एक विशेष प्रकार का गाना है, यानी सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से अभिप्राय यही है कि एक विशेष प्रकार का गाना है, या फिर नेक्स्ट है कि नाम का गुणगान करना, या फिर नीति कथाओं पर चर्चा करना। तो देखिएगा कि सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से अभिप्राय ये है कि वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो देखिए कि मुगल वास्तुशिल्प जो है तो किस चीज़ का मिश्रण है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में कि तुर्की व अफगान शैलियों का, यानी मुगल वास्तुशिल्प जो मिश्रण है तो ये तुर्की व अफगान शैलियों का मिश्रण है, या फिर तुर्की व फारसी शैलियों का, या अगला वाला ऑप्शन दिया गया है कि अरब व भारतीय शैलियों का, या फिर नेक्स्ट है कि फारसी व भारतीय शैलियों का। तो देखिएगा कि मुगल वास्तुशिल्प जो मिश्रण है तो ये मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। अब देखिएगा कि शाहजहां द्वारा जो दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो ये उपयुक्त है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता, या फिर अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, या अगला वाला ऑप्शन है कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, या नेक्स्ट है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता। तो देखिएगा कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम यानी जिसको दर्शक हाल कहा जाता है तो ये बनवाने के संदर्भ में तो ये कथन उपयुक्त है कि इसमें क्या होता था कि राजा का न्याय जो होता था तो ये छोटे बड़े को जो है तो एक समान दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन है जैसे जो है तो गुण विद्यमान है। एक शिलालेख में क्या कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को जो है तो खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें क्या है कि मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। अब दिल्ली का वह सुल्तान जो है तो कौन है, यानी एक शिलालेख में तो किसके लिए कहा गया है कि जो है दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें जो है तो मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। अब वह दिल्ली का सुल्तान कौन था, यानी ये किसके लिए कहा गया है। तो चलिए देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि सिकंदर लोदी के लिए कहा गया है, या फिर अगला है फिरोज शाह तुगलक के लिए,
या नेक्स्ट है कि बलबन के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो देखिए कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। अब क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं, तो दिल्ली का वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो देखिए कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है तो किसने लिखा है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है ज्योतिबा राव फुले ने, या अगला है कि श्री नारायण गुरु ने, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या अगला वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 4 है कि ईवी रामास्वामी पेरियर ने। तो देखिएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है तो इसे लिखा है ज्योतिबा राव फुले ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी 29 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को तो निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। अभी पूछा गया था कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो उसे लिखा है ज्योतिबा राव फुले ने। लेकिन ये देखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है कि ज्योतिबा राव फुले ने जो है तो अपनी पुस्तक गुलामगिरी को तो किसे समर्पित किया है, यानी किनको समर्पित किया है। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, यानी गुलामगिरी जो ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक है तो उन्होंने उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। या फिर देखिएगा कि उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। या अगला है कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। या ऑप्शन नंबर 4 है कि उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो देखिएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो ज्योतिबा राव की पुस्तक है गुलामगिरी, तो उन्होंने समर्पित किया उन अमेरिकों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। अब आइए देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो दांडी यात्रा को जो है तो किसकी शुरुआत माना जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन को, या ऑप्शन नंबर 2 है कि होम रूल आंदोलन को, या थर्ड वाला देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को, या ऑप्शन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो माना जाता है तो वो माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।